नमस्कार, मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। बुलेटिन में दिखाएंगे बिहार झारखंड की खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम हेमंत सोरेन ने 17 विभागों की समीक्षा बैठक, सुस्त परियोजनाओं में तेजी लाने का दिया निर्देश। कहा, इस बैठक को और भी पहले करने की थी जरूरत। मधेपुरा पंचायत चुनाव का मतगणना जारी, 17 पंचायतों में हुए चुनाव को हो रहा मतगणना। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। टाटा सन्स का हुआ एयर इंडिया, टाटा ने जीती एयर इंडिया पर लगी बोली। एयर इंडिया कर्मचारियों के लिए राहत की खबर। राजरप्पा मंदिर में भी दिखा गुलाब तूफान का असर, पानी की तेज धारा में बही 5 दर्जन से ज्यादा दुकानें, दुकानदारों का हुआ लाखों का नुकसान। आलू व्यापारी से अपराधियों ने की लूट, सीसीटीवी में 3 अपराधियों की तस्वीर कैद, 3 अपराधियों की तलाश कर रही पुलिस। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में 8 घंटे तक 17 विभागों के राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने सुस्त परियोजनाओं में तेजी लाने का निर्देश भी दिया है। वहीं कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसान क्रेडिट कार्ड और पशुधन योजना की प्रगति पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। 31 मार्च 2022 तक सभी किसानों को केसीसी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए सोलर पावर प्लांट को बढ़ावा देने का निर्देश भी दिया है और 15 अक्टूबर तक सभी जरूरतमंद लाभुकों को आवास योजना के तहत घर देने का निर्देश दिया है। साथ ही हड़िया बेचने वाली महिलाओं के लिए आजीविका के अन्य साधन उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की सरकार की प्राथमिकता है। आपको बता दें कि बैठक में मुख्य सचिव समेत सभी जिलों के डीसी, डीडीसी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि इस बैठक को और भी पहले करने की जरूरत थी। खैर, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी तो समीक्षा करके निकले ही हैं। अगर उन सबको बताना शुरू करूं तो एक और समीक्षा आपके साथ हो जाएगी। कुल मिलाकर आज की चर्चा में राज्य के हालात पर नजर दौड़ाई गई, कई निर्देश दिए गए, कई चीजों में कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है। कई योजनाओं की गति धीमी है, उन योजनाओं में गति देने की बात कही गई है। राज्य में शांत वातावरण रहे, विधि व्यवस्था बेहतर रहे, इस पर चर्चा हुआ। कुल मिलाकर के आज दिन भर के इस मैराथन में राज्य की एक झलक हम लोगों को देखने को मिला। इसका अब अगली जब बैठक होगी उस पर परिवर्तन आपको, या उस समय हम बहुत कुछ कह रहेंगे, आप लोग के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। अभी चूंकि कोविड संक्रमण स्थिति रही है, कोविड को लेकर के तो संतोषजनक ही स्थिति है, लेकिन कार्य योजनाओं को लेकर कुछ निराशा जरूर है। लेकिन ऐसा नहीं कि निराशा है तो आशा छूट गया, ऐसा नहीं है। शायद आज की जो ये मीटिंग है, आज की जो चर्चा थी, ये चर्चा थोड़ी सी और पहले होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, आज भी हमारे हाथ में वक्त है, इस चीज को रिबिल्ड हम लोग कर लेंगे। जिलावार नहीं, पूरे राज्य के संदर्भ में है।
एक एक जिला का आज चर्चा नहीं था, पूरे राज्य का चर्चा था। तो ये राज्य के संदर्भ में ओवरऑल एक ही निर्देश है, यहां के गरीब, मजदूर, किसान, यहां के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना, यहां के लोगों के लिए विकास योजनाओं में गति देना, और जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों का सभी पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाते हुए सभी कामों को जल्द पूरा करने का निर्देश। वहीं झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सिमडेगा दौरे पर हैं, जहां पर वो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रह चुके रामनारायण सिंह रोहिल्ला के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और इससे पहले वो सदन कार्यालय पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सिमडेगा जिला कांग्रेस कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है और जिले में आने वाले दिनों में और भी बेहतर कार्य मिलेगा। उनका सिमडेगा जिले का दोनों विधायक कांग्रेसी हैं और ऐसे में यहां के लोगों की बड़ी उम्मीद है और आगे भी संगठन मजबूती के साथ काम करेंगी। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा है कि कृषि क्षेत्र में जो भी कमियां हैं उसे जल्द से जल्द पूरा करने का काम किया जाएगा और खाली पदों पर भी जल्द से जल्द बहाली की जाएगी। इसके अलावा बारिश के चलते जिन किसानों का फसलों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाएगी और सरकार किसानों को लेकर काफी गंभीर है और जल्द ही इस मामले में सार्थक पहल करेगी। दुखद स्थिति में आज आए हैं और निश्चित रूप से जो बहुत कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ और गांधीवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रामनारायण रोहिल्ला जी का आज श्राद्ध क्रम है, उस सिलसिले में हम आए थे और हमने पहले ही आग्रह कर दिया था कि किसी भी तरह का कोई स्वागत कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि हम शोक के कार्यक्रम में आए हैं। और जहां तक जिला की बात है तो जिला आप जानते हैं, यहाँ जिला कांग्रेस किस तरह का काम कर रही है कि दो विधायक हमारे यहाँ से जीत करके गए थे और लगातार हम लोग पहले भी और अब भी संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। डायरेक्टरेट है, सबसे वो चिन्हित कर लिया गया है, रोस्टर भी तैयार कर लिया गया है और शीघ्र ही सक्षम जो एजेंसी है जो परीक्षाएं कंडक्ट करे उनको भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है और आने वाले दिनों में जो कमी है वो आपको भरपाई चाहे सीधी भर्ती से हो या फिर कोई वैकल्पिक उपाय हो उसके द्वारा हम कर लिया। जिस तरह से मौसम का मार्ग इस बार पड़ रहा है, बारिश आना जाना लगा है, ऐसे में कृषि अगर किसानों को दिक्कत होती है और खासकर सिमडेगा में जहां हाथियों के द्वारा यहाँ किसानों की फसल को रौंद दिया जा रहा है, तो यहाँ किसानों को किस तरह से मदद पहुंचाई जाएगी। और बढ़ते हैं आगे, जहां टाटा सन्स ने एयर इंडिया पर लगी बोली जीत ली है। इस बिड पर टाटा की लंबे समय से नजर थी और इसे लेकर लंबे समय तक चर्चा है। वहीं इस डील से 60 साल बाद एयर इंडिया फिर टाटा को ही मिल गया है और ये एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। वहीं एयर इंडिया के लिए पैनल ने टाटा ग्रुप को चुना है और एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप के साथ साथ स्पाइसजेट के अजय सिंह ने बोली लगाई थी। बता दें कि जेआरडी टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त विमान सेवा पर रोक लगा दी गई। विमान सेवाएं बहाल हुई तो 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस को नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया गया था। 1947 में एयर इंडिया की 49% भागीदारी सरकार ने ले ली थी
और वहीं 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और कंपनी के फाउंडर JRD टाटा से मालिकाना हक खरीद लिया। इसी के बाद इसका नाम एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड रख दिया गया था। अब 68 साल बाद अपनी ही कंपनी को टाटा सेंस ने वापस खरीद लिया है। सूत्रों के अनुसार दिसंबर 2021 तक एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी दिसंबर तक ये कंपनी टाटा सेंस को सौंपी जाएगी। और एयर इंडिया के लिए सरकार ने फाइनेंशियल बिड्स मंगवाई थी। ये सरकार के विनिवेश कार्यक्रम का भी हिस्सा है। सरकार एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की अपनी 100% हिस्सेदारी, जबकि ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AISATS की 50% हिस्सेदारी बेचेगी। और मधेपुरा सदर प्रखंड के 17 पंचायतों में हुए पंचायत चुनाव का मतगणना टीपी कॉलेज में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रहा है, जिसमें जिला परिषद के 2 मुखिया और सरपंच के 17 पंचायत समिति के 22, वार्ड सदस्य के 227 और पंच के 165 पद पर खड़े उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। मतगणना के लिए कुल 14 टेबल बनाए गए हैं, जिसमें पंचायतवार मतगणना का कार्य चल रहा है। वहीं साहूगढ़ एक पंचायत से मुखिया प्रत्याशी नंदनी राम ने अपने टिकटतम प्रतिद्वंदी निवर्तमान मुखिया शीतल राम को 1755 वोटों से पराजित किया है और निवर्तमान मुखिया शीतल राम को 1360 मत प्राप्त हुआ है, जबकि नंदनी राम को 3115 मत प्राप्त हुआ है। बता दें कि साहूगढ़ एक पंचायत में अप्रत्यक्ष रूप से कई दिग्गज अपनी साख दाव मुखिया प्रत्याशी को जिताने पर लगा दी है। मधेपुरा प्रखंड के 17 पंचायत की मतगणना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। बराही पंचायत से शुरू हुआ है और इसी बार क्रमबद्ध जो है 17 पंचायत का चुनाव के पश्चात जो मतगणना का कार्य है वो किया जाएगा। अभी बराही पंचायत का मतगणना कार्य पूर्ण हो गया है और साहूगढ़ प्रथम का मतगणना प्रारंभ हुआ है। बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से लोग जो है क्रमबद्ध होकर के अपने अपने बारी का प्रतीक्षा करते हुए मतगणना कक्ष में जा रहे हैं और मतगणना शांतिपूर्ण हो रही है। और सहरसा जिले के कहरा प्रखंड में 29 सितंबर को हुए मतदान की गणना शुरू हो गई है। शहर के जिला हाई स्कूल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती शुरू की गई है। मतगणना हॉल में प्रवेश करने वाले लोगों का पहले मेटल डिटेक्टर मशीन से चेक किया जा रहा है, फिर वहीं मतगणना हॉल के बाहर मेटल डिटेक्टर द्वारा भी बनाया गया है, जिस होकर लोगों को मतगणना हॉल के भीतर प्रवेश करना दिया जाता है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू की गई थी और खैरा प्रखंड के 12 पंचायतों की मतगणना होगी, जिसमें जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य की वोट की गिनती ईवीएम से होगी। वहीं सरपंच और पंच पद की गिनती मतपत्र से होगी। खैरा प्रखंड के कुल 12 पंचायत के 339 पदों के लिए 1176 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से 100 मीटर के एरिया में धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही पूरा मतगणना हॉल परिसर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। मतगणना केंद्र के आसपास रहने की किसी को भी अनुमति नहीं है। आदेश के उल्लंघन करने पर वैसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतगणना की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और काफी तेज गति से चल रही है और सभी एजेंट्स को घुसने की व्यवस्था की गई है। हमारे कर्मी यहाँ पे हैं, पुलिस अधिकारी सभी हैं। सभी लोग को अच्छी सुविधा दी जा रही है और मतलब कुछ पंचायत का रिजल्ट भी अभी अनाउंस हो चुका है। तो जिस तरह से जिस स्पीड से चल रहा है, हमें लगता है कि 4-5 बजे तक काउंटिंग समाप्त हो जाएगी। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार शरीफ के नालंदा कॉलेज में दूसरे चरण के चुनाव के मतगणना का कार्य शुरू हो चुका है। गिरियक और थरथरी प्रखंड के कुल 14 पंचायत के जनप्रतिनिधियों के भाग्य का फैसला आज होना है। ऐसे में व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सदर डीएसपी और एसडीओ ने खुद कमान संभाल ली है। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए शहर में कई जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ प्रत्याशियों की गाड़ियों को लगाने के लिए अलग से सोगरा कॉलेज के मैदान में पार्किंग की व्यवस्था दी गई है। और सदर एसडीओ कुमार अनुराम ने बताया है कि सभी पदों के लिए अलग अलग काउंटर की व्यवस्था भी की गई है। शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना चल रहा है। और वहीं सदर एसडीपीओ डॉक्टर सिबली निमोनी ने बताया है कि मतगणना केंद्र के अंदर से लेकर बाहर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न न हो, इसे लेकर अतिरिक्त बलों की तैनाती कर ट्रैफिक व्यवस्था को रेगुलेट किया जा रहा है।
सकते हैं पूरी शांतिपूर्वक है सब जगह पे। सभी अभिकर्ताओं के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है और सब निगरानी में अब अपने देख रहे हैं जिनका भी जो भी पद है उसके अभिकर्ता और जो अदरवाइज कैंडिडेट खुद आए हैं वो सभी मतगणना की प्रोसेस को खुद अपने आंखों से भी देख रहे हैं और पूरी व्यवस्था की गई है, शांतिपूर्वक चल रहा है। जितने भी मतगणना से रिलेटेड प्रत्याशी इत्यादि जो भी लोग यहाँ आए हैं उन लोगों के वाहन की पार्किंग हम लोगों ने सोगरा हाई स्कूल में करवाया है और सभी चौक चौराहे जहाँ भीड़ लगने की संभावना है वहाँ पुलिस और मजिस्ट्रेट की विशेष प्रतिनियुक्ति है। ट्रैफिक को हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं। जो मतगणना स्थल का जो गेट है नालंदा कॉलेज जैसा आप लोग देख रहे हैं, यहाँ हम लोग 100 मीटर राइट और लेफ्ट में किसी भी परिस्थिति में भीड़ यहाँ जमा नहीं, उसको हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। वहीं सहरसा जिले के कहरा प्रखंड के 12 पंचायतों के लिए जिला हाई स्कूल परिसर में मतगणना प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में कहरा प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 से निवर्तमान जिला परिषद सदस्य धीरेन्द्र यादव ने 1686 मतों से जीत हासिल की है। वहीं मतगणना हॉल परिसर से बाहर आने के बाद धीरेन्द्र यादव के समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। इस दौरान धीरेन्द्र यादव ने जीत का सारा श्रेय जनता को दिया है और उनका आभार व्यक्त किया है। वहीं धीरेन्द्र यादव को कुल 4984 वोट मिला है और वहीं प्रतिद्वंदी प्रत्याशी गोविंद दास तांती को कुल 3200। विकास कार्य जो बचा हुआ है उसको पूरा करना है। बहुत सारा विकास कार्य जो है क्षेत्र में बचा हुआ रह गया, उसको जितने बार हम पूरा करने का प्रयास करें। किस तरह का कार्य बचा हुआ रह गया? जो भी कार्य रह गया है जनता के हित में जो भी कार्य, शिक्षा हो गया, मेडिकल हो गया, जो भी है, जो भी जनता का हित का काम। और खगड़िया में दूसरे चरण में संपन्न हुए पंचायत चुनाव की मतगणना का काम शुरू हो गया है। कुछ समय के बाद चुनाव के नतीजे भी सामने आने लगेंगे। वोटों की काउंटिंग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसको लेकर कृषि बाजार समिति मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गहन जांच के बाद मतगणना कक्षों में प्रवेश दिया जा रहा है। खुद डीएम और एसपी मौके पर कैंप किए हुए हैं। आपको बता दें कि परबत्ता प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 और 18 के 12 पंचायतों के अलग अलग पदों के लिए हुए वोटिंग में मतों की गिनती आज हो रही है। आज से लेकर कल तक काउंटिंग होगी, जिसमें 1262 प्रत्याशियों के जीत हार का परिणाम आएगा। बढ़ते आगे, जहां मुख्यमंत्री की हर घर नल का जल ड्रीम का योजना मोकामा के ग्रामीण इलाकों में सुपर फ्लॉप साबित हो रही है। इस प्रखंड की मेकरा पंचायत में वार्ड नंबर 3 में योजना का कबाड़ा निकल गया है। आपको बता दें कि वार्ड के लोगों को आज तक नल का जल मुहैया नहीं हुआ है और लोगों को कुआं का ही गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मोकामा प्रखंड के इस वार्ड के लोगों को पंडारक ब्लॉक के कुआं को ही सहारा है और कुछ लोगों की जिंदगी हैंडपंप के सहारे कट रही है। ऐसे में सीएम का ड्रीम योजना पर सवालिया निशाना खड़ा हो गया है। सर, यहाँ से पानी को यहाँ से खाना बनाते हैं, पानी पीते हैं, ये पानी सब चीज करते हैं। कर करके जाते हैं पंडारा वाला पानी से नहाने ब्लॉक में जाते हैं सर। सरकारी पानी नल पुनिया कोई नहीं दिया सर, मकान नल कोई नहीं दिया सर। यही पानी से नहाते हैं, यही पानी से खाना पकाते हैं, यही पानी से बाल बच्चा नहाते हैं। नहाने सर जाते हैं पंडारा वाला पानी से ब्लॉक में पानी लाने के लिए। और झारखंड राज्य के प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल मां छिन्नमस्तिका राजरूपा मंदिर में भी गुलाब तूफान का असर देखने को मिला है, जहां अचानक भैरवी नदी में आई बाढ़ के कारण मंदिर परिसर क्षेत्र के आसपास की 5 दर्जन से ज्यादा दुकानें पानी की तेज धारा में बह गईं, जिससे दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ है। लगातार 3-4 दिनों से बारिश के बाद राजरूपा मंदिर में बाढ़ की स्थिति हो गई है। वहीं गुलाब तूफान का असर झारखंड के अन्य जिलों में तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन रामगढ़ जिला के इसके चलते बारिश नहीं हुई है। इसलिए लोग इस बात से बेपरवाह थे कि मंदिर की नदी का जलस्तर नहीं बढ़ेगा। यही वजह है कि उन्हें अपनी दुकान जस की तस देर रात तक बंद कर छोड़ दिया गया था। और जब आज सुबह अचानक भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ गया और 5 दर्जन से ज्यादा दुकानें पानी की तेज धारा में बह गई, धीरे धीरे अब दामोदर नदी का भी जलस्तर बढ़ने लगा है। अचानक आई इस बाढ़ के चलते दुकानदार समय पर अपना सामान भी नहीं हटा पाए और पानी की तेज धाराएं उनके सामानों को अपने साथ बहा ले गई। राजरूपा मंदिर में सुबह सुबह अचानक आई बाढ़ से
स्थानीय दुकानदारों को काफ़ी क्षति हुई है। ऐसा उम्मीद नहीं किया गया था कि इस तरह का बाढ़ अचानक आएगी, जिससे स्थानीय दुकानदारों को सामान उठाने का मौका ही नहीं मिला और सारे सामान दुकान का नदी में बह गई है। बहुत क्षति हुई इस बार की बाढ़ से। और जमशेदपुर के मानगो डेमना रोड में आज दिन दहाड़े एक आलू व्यापारी से अपराधियों ने पिस्टल के नोक पर करीब 1.5 लाख की लूट कर फरार हो गए हैं। वहीं दुकान के पास लगे सीसीटीवी में तीनों अपराधियों का तस्वीर कैद हो गई है, जिसके जरिए पुलिस तीनों अपराधियों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि तीनों अपराधियों में एक पहले गया और फिर अपने दोनों साथियों को बुलाया और तीनों के एक साथ पिस्टल लेकर दुकान में घुसे और लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं बगल की दुकान में खड़ी महिला ने अपराधियों को देख शोर मचाना शुरू कर दिया। तब तक तीनों अपराधी गले से नकद लेकर भाग खड़े हुए और वहीं पुलिस सीसीटीवी के कैद में आरोपियों की जांच कर रही है। से आलू का दाम पूछा, एक बोरा आलू लेंगे। अच्छा। तो मैंने उसको आलू का दाम बताया, बोला 1 बोरा दे दीजिए। तो मैं बोला ले जाइए, क्या चीज में ले जाएंगे? तो बोला रुकिए, मेरा लेबर लेके आते हैं। बोला मेरा आदमी आ रहा, रुक जाइए। रुकने के बाद में यहाँ पे बंदा खड़ा रहा। अचानक 2 लड़का आया, आने के बाद में पिस्टल निकाल के दौड़ते हुए मेरे तरफ आया और जो यहाँ खड़ा था वो भी पिस्टल निकाल लिया। 3 पिस्टल था। अच्छा। आलू गद्दी गोदाम है, उसमें मिला है। अच्छा। उसमें वो सत्यापन कर रहे, जांच कर रहे। कितना का लूट हुआ है अभी स्पष्ट नहीं है, अभी आवेदन देकर पता चलेगा कितना की संख्या में आया था लोग। और जमशेदपुर कोवाली थाना अंतर्गत हिंसडा मुख्य मार्ग पर हाईवा और कार में भिड़ंत होने से मंदिर के पुजारी प्रहलाद शर्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि कार में सवार अन्य लोग घायल हो गए हैं। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक पुजारी प्रहलाद शर्मा को उनके परिजन इलाज के लिए कटक ले जा रहे थे। इसी दौरान हिंसडा के पास एक अनियंत्रित हाईवा ने कार को जोरदार टक्कर मार दी और भाग निकले। वहीं कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि प्रहलाद शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई है और वहीं घायलों का इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने उड़ीसा टाटा मुख्य मार्ग को जाम कर कार्रवाई की मांग की है। और आपको बता दें कि हाईवा और कार में हुई भिड़ंत के चलते यह हादसा हुआ। और आगे बढ़ते हैं, जहां राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मार्केट के सामने 25 मंजिला इमारत से एक युवती ने खुदकुशी कर ली है और युवती की पहचान विनीता कुमारी के रूप में की गई है, जो जेवियर कॉलेज की छात्रा थी। बरियातो निवासी बताई जा रही है और युवती ने इमारत से छलांग क्यों लगाई, पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, लालपुर थाना अंतर्गत यह मामला प्रकाश में है, जिसमें एक युवती जो है, ऐसा बताया जा रहा है कि एक 25 माले की बिल्डिंग है, उसके किसी फ्लोर से वो कूद करके उन्होंने आत्महत्या की। अभी घटना हमारे संज्ञान में आई है, जो भी पूरी एफएसएल की टीम जो है उसको भेजा जा रहा है वहाँ पे, और जो भी आगे उसमें जानकारी उपलब्ध होती है हम लोग उनकी आत्महत्या करने के कारणों का खुलासा या फिर जिस भी कारण से यह उनकी मृत्यु हुई है उसका खुलासा करने के बाद आप लोगों को अवगत कराएंगे। और सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मौजे महुआरी गांव में शुक्रवार की सुबह आकाशीय बिजली गिरने से चाय की दुकान पर बैठे आधा दर्जन से ज्यादा अधिक लोग घायल हो गए हैं और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घायलों में अजरुद्दीन आलम, उपेंद्र शाह, धुरेंद्र गुप्ता, मुमताज अहमद, शौकत अली, शमशीर अब्बास, मियां एजाज अहमद, निसार अहमद शामिल हैं। खबर नालंदा जिले अंतर्गत राजगीर से है, जहां बिहार एसटीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता प्राप्त की है। यहां 3 हथियार तस्कर को 2 पिस्टल, मैगजीन और 1000 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। सभी हथियार तस्कर औरंगाबाद से राजगीर पहुंचे थे और आसपास के इलाकों में अपराधियों का हथियार की सप्लाई करना था। आशंका यह भी है कि पहचान चुनाव में बाधा डालने के लिए हथियार मंगाए जा रहे हैं, जिसे पुलिस ने व्यक्त रहते अपराधियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। गिरफ्तार तस्करों में अनिल, प्रभात और पवन कुख्यात तस्कर हैं। फिलहाल एसटीएफ की टीम गिरफ्तार तीनों अपराधियों से सभी बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है।
वहीं बेगूसराय में आज एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब पानी से भरे गड्ढे में एक स्कूली बस पलट गई, जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग और सूझबूझ से बस में सवार तकरीबन 38 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सुरक्षित निकाले गए 38 स्कूली बच्चे बलिया के ही इस गुरुकुल स्कूल के छात्र हैं। घटना बलिया थाना क्षेत्र के पोखरिया की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बलिया प्रखंड के गुरुकुल स्कूल के सभी बच्चे बस से सवार होकर NH 31 स्थित मामू भागना मोड़ स्थित गुरुकुल स्कूल जा रहे थे। और इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही।